हेलो फ्रेंड्स, कीज टू सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ हम MPPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए FLT टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं और पहले भी 2 राउंड में यूनिट वाइज टेस्ट का डिस्कशन किया जा चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। और अब FLT सीरीज़ है जो कंटिन्यू चल रही है, जिसे आप इसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम अगली FLT का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या रहा? सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो जो मध्य प्रदेश में बोधि वंश का क्षेत्र कौन सा रहा है, ये रहा जबलपुर क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कौन सा रहा कि किस शासक को जनींद्र, राजाधिराज, परमेश्वर, नराधिपति आदि उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के बीच थोड़ा गैप लेंगे ताकि आप अपना आंसर चूज़ कर सकें और 2-3 सेकंड के अंतर के बाद आपको आंसर बताए जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं तो उतने आप कमेंट में बता सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन था कि किस शासक को जनेंद्र, राजाधिराज, परमेश्वर, नराधिपति आदि उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे क्या है, यशोधर्मन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मंदसौर क्षेत्र का शासक रहा था और इससे जुड़े ये मंदसौर का अभिलेख इससे ही संबंधित रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर श्री तीसरा क्वेश्चन है अब अगला, श्री प्रेमचंद उस्ताद का संबंध किस स्वतंत्रता आंदोलन से है। तो क्या रहा क्वेश्चन कि श्री प्रेमचंद उस्ताद का संबंध किस स्वतंत्रता आंदोलन से रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रेमचंद्र उस्ताद हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी लोक नृत्य होते हैं उनसे संबंधित कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। सबसे पहला क्या बता रहा है कि ढांढल नृत्य कोरकू जनजाति में प्रचलित है। दूसरा क्या बोल रहा है, गवार नृत्य माड़िया जनजाति का है, गेड़ी नृत्य मुरिया जनजाति का है और सभी कथन इसमें सत्य बोल रहा है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो इसमें असत्य कोई भी नहीं है। जो ये ढांढल हो गया वो कोरकू का है, बिल्कुल सही है। ये भी गवार नृत्य माड़िया जनजाति का, ये भी बिल्कुल सही है। गेड़ी नृत्य मुरिया जनजाति से, ये भी बिल्कुल सही। तो इसमें चारों ही कथन सत्य माने जाएंगे या सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है अगला, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ओके, तो हाथ रसी शैली का संबंध किस लोक के नाट्य से है। ये 5वां नंबर का क्वेश्चन। तो जो हाथ रसी शैली है वो किस लोक के नाट्य से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएगी नौटंकी से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और नौटंकी का क्षेत्र क्या है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ये लोकनाट्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। फिर अब बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन पूछ रहा है बैगा जनजाति से संबंधित। तो बैगा जनजाति में ओझा को हे दृष्टि से देखा जाता है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। फिर बैगा जनजाति गुदना प्रिय है। फिर ये एक प्रिमिटिव जनजाति, मतलब ये आदिम जनजाति है। फिर शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें कौन सा कथन असत्य माना जाएगा। तो गुदना प्रिय है, ये बिल्कुल सही है। प्रिमिटिव है तो आदिम जनजाति में शामिल जो PVTG से अपने मध्य प्रदेश में 3 बैगा, भारिया और सहरिया है, तो उसमें एक बैगा भी आता, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर बैगाओं शिकार जो है बैगा का प्रिय शौक है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ओझा को हे दृष्टि से देखा जाता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओझा को वहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जिसका कार्य ये तंत्र मंत्र झाड़ फूँक करना है। और जब ये वहाँ का जो पुजारी रहता है इस जनजाति में, अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में पूजा या विवाह संस्कार करने का भी कार्य करता है। तो हे दृष्टि नहीं देखा बल्कि उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ये। अब अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा हम देखेंगे कि जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है। तो ये कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बांदकपुर में। तो जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है? बांदकपुर में है। अब है अगला प्रश्न, देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि ने गंगा लहरी, प्रबोध प्रचासा और राग रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है। तो गंगा लहरी हो गई, प्रबोध प्रचासा हो गई, राग रसायन हो गई, ये सब किसकी रचना है? ये कवि पद्माकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और कवि पद्माकर का संबंध कहाँ से है? सागर जिले से है।
तो ये कवि पद्माकर सागर जिले से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में से देवगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो देवगढ़ का किला कहाँ है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो ये जो चंदेरी है, चंदेरी के आसपास ये देवगढ़ का किला पाया जाता है यहाँ पे। और इसका निर्माण कौन करा रहा है? राजा जाटव करा रहे हैं। तो इसके नज़दीक कौन सा मंदिर है? एक जो दशावतार का मंदिर है वो इसके नज़दीक स्थित है। तो देवगढ़ किले का क्या क्या हो गया? देवगढ़ किला सबसे पहले तो चंदेरी के पास पाया जाता है, राजा जाटव ने इसका निर्माण कराया है। फिर तीसरा फैक्ट क्या हो गया कि इसके नज़दीक दशावतार मंदिर है। तो 3 फैक्ट इसके ये हो गए। अब है अगला कि भारत निम्नलिखित में से भोपाल रियासत की किस बेगम को गौहर बेगम के नाम से जाना जाता है? तो अब इसमें क्या क्या फैक्ट हो गए? जैसे गौहर बेगम, तो सबसे पहले तो ये इस कुदसिया बेगम को गौहर बेगम के नाम से जाना जाता था। अब कुदसिया बेगम कौन थी? ये भोपाल रियासत की पहली बेगम थी। दूसरा, ये 1818-19 के आसपास रायसेन की संधि हुई थी, उसी के तहत ये नज़र मोहम्मद खान के बाद जितनी भी शासक रही हैं वो 4 से 5 शासिका बेगमें ही बनी थी। तो कुदसिया बेगम हो गई, ये सिकंदर बेगम हो गई, फिर शाहजहाँ बेगम हो गई, साजिदा सुल्तान हो गई, सारी बेगमों का शासन भोपाल रियासत में रहा है। अब कुदसिया बेगम ने निर्माण कार्य क्या क्या करवाया? एक तो गौहर महल बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, ये दोनों मुख्यतः इनके निर्माण कार्य रहे। तो गौहर बेगम को किस नाम से जाना जाता है? कुदसिया बेगम के नाम से। और ये भोपाल रियासत की पहली बेगम रही हैं। फिर है अगला कि मध्य प्रदेश में अधिकांशतः साल और सागौन के पेड़ पाए जाते हैं और इन पेड़ों में निम्नलिखित में से कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं? तो साल और सागौन तो हम जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, पहला फैक्ट तो यही हो गया, जिसमें साल का लगभग 4% है और सागौन लगभग 20%, ये 17 से 19% के लगभग पाया जा रहा है। तो ये दोनों इसके फैक्ट हो गए। अब इसकी विशेषताएँ देखेंगे क्या है कि सबसे पहले क्या बोल रहा है कि पेड़ बहुत लंबे हैं, ये विशेषता, ये तो बिल्कुल विशेषता नहीं रही। फिर जड़ें सांस लेने वाली होती, ये भी बिल्कुल ये सही नहीं है। शंकु के आकार के पत्ते रहते हैं, ये भी सही नहीं है। तो अब सही क्या है कि इनके पत्ते व्यापक होते हैं, तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा रहती है। तो ये इसकी विशेषता है। जो साल और सागौन के पेड़ हैं उनकी विशेषता है कि इसके पत्ते व्यापक रहते हैं और जो इसके जो तने रहते हैं, जो उसकी लकड़ी रहती है वो बहुत मजबूत रहती है, इसलिए इसका यूज़ ये इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसका क्षेत्र क्या हुआ? ये नर्मदा घाटी के आसपास ही सतपुड़ा जो क्षेत्र हो गया और होशंगाबाद का क्षेत्र हो गया, जिसमें बोरी घाटी सागौन वृक्ष के लिए बहुत प्रसिद्ध है, साल सागौन क्षेत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर है हसदो और टांडा नदी जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से प्रवाहित हो रही है, वो किस नदी का अपवाह तंत्र है? तो 2 नदी नाम है, एक हसदो है और एक टांडा है, और कहाँ से निकली? अनूपपुर से। अब देखिए अनूपपुर का जो ये मैकाल पर्वत है वहाँ से एक नर्मदा जा रही है, एक सोन जा रही है, एक जोहिला जा रही है, ये तीनों तो मुख्य नदियाँ हैं। अब लेकिन कुछ हसदो और टांडा भी है और उसका क्षेत्र कहाँ है? ये जा रही है छत्तीसगढ़ की ओर, क्योंकि ये जो महानदी तंत्र है वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मुख्यतः फैला हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। और जो ये 2 नदियाँ हैं छोटी छोटी, एक हसदो हो गई, एक टांडा हो गई, वो महानदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महानदी अपवाह तंत्र। फिर तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? तो बताइए कि तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? अब देखिए ये रहा मध्य प्रदेश। अब हम जान रहे हैं कि कर्क रेखा जो मध्य से गुजर रही है, कितने जिलों से जा रही है? तो ये 14 जिलों से होकर जा रही है। अब एक ये व्यापक क्षेत्र कवर कर रही है। अब जो कर्क रेखा के बीच में जितने भी जिले, जितने भी क्षेत्र पड़ते जाएंगे, उनमें सूर्य एकदम सीधी उसमें रेखा में पाया जाता है। तो यहाँ का तापमान भी औसतन तापमान वर्ष भर ज़्यादा ही रहेगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र है वो अतितापीय क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। फिर हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में रेडियोधर्मी पदार्थ यूरेनियम खोजा गया है? तो अब यूरेनियम, अब क्या बोल रहा है? हाल ही में। अब वैसे तो हम लोग जान रहे हैं कि यूरेनियम मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पाया जाता है और वहाँ सबसे पहले खोज भी हुई थी, लेकिन क्या कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पाया गया है? तो इसका हाल ही का आंसर क्या हो जाएगा? ये बैतूल जिले में, हाल ही में बैतूल जिले में यूरेनियम के उत्पादन की खोज की गई। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले खोजा गया था शहडोल में, जो इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र भी है, लेकिन फिलहाल में खोजा गया है बैतूल में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शहडोल दिया भी नहीं है।
फिर मध्य प्रदेश में जल प्रबंधन तथा सुदृढ़ सिंचाई सुविधा के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जल प्रबंधन और सुदृढ़ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। तो इसका तो दो चीज़ तो हम यहीं पे जान गए कि कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य एक तो जल प्रबंधन करना और दूसरा सुदृढ़ सिंचाई सुविधा प्राप्त करना। अब इसका ये कि प्रारंभ कब किया गया, तो इसका प्रारंभ किया जा रहा है 9 सितंबर 1974 में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है मध्य प्रदेश में, फिर अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में IISO तो इसको स्टैंडर्ड पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? तो IISCO इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है ऑप्शन नंबर सी 1969 में। फिर है अब अगला प्रश्न इसमें क्या है कि 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति की प्रतिशतता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अब जो अनुसूचित जाति है उसका मध्य प्रदेश में जनसंख्या की स्थिति क्या हुई कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में है ये कितनी, तो ये 15.8 के लगभग पाई जाती है। दूसरा क्या फैक्ट है कि ये जब जनसंख्या के इस अनुसार देखेंगे तो ये 8वें नंबर पे देश में है। अब इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रतिशतता की दृष्टि से, तो प्रतिशतता की दृष्टि से कितनी है? ये हो जाएगा 17वां स्थान। तो मध्य प्रदेश में पहली पाई कितनी जा रही है? 15.8% के लगभग पाई जा रही है। फिर देश में जनसंख्या के अनुसार स्थान क्या है? 8वां, और प्रतिशतता के अनुसार स्थान है 17वां। तो ये तीनों इसके फैक्ट हो गए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा 17वें का। अब अगला प्रश्न इसमें 18 नंबर का क्या है कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित गैस पाइपलाइन पर आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो जो शहडोल जिले में गैस पाइपलाइन है उस पर आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना किस कंपनी द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड लिमिटेड के द्वारा। तो शहडोल जिले में गैस पाइपलाइन विद्युत केंद्र की स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा की गई है। फिर मध्य प्रदेश में किस फसल में फ्लेरिस माइनर नामक खरपतवार बहुतायत में पाया जाता है? तो खरपतवार का क्या नाम है? फ्लेरिस माइनर। तो ये किस में पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है गेहूं की फसल में, और इसका स्थानीय नाम क्या है? इसे गेहूं का मामा कहते हैं। क्या कहते हैं? गेहूं का मामा कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि फ्लेरिस माइनर नामक खरपतवार गेहूं में पाया जाता है। अब अगला कि बैरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना किस जिले में की गई? तो बैरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना छतरपुर जिले में की गई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला शिवालिक पर्वत से लगे मैदानी क्षेत्रों में नदियों के द्वारा बड़ी मात्रा में किए गए अपरदन से खड्डों का निर्माण हुआ, जिन्हें स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक पर्वत से लगे मैदानी क्षेत्रों में नदियों के द्वारा बड़ी मात्रा में किए गए अपरदन से खड्डों का निर्माण हो रहा है, स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जा रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चो नाम से। तो ये देखिए जैसे ये शिवालिक क्षेत्र है, ये यहाँ पे पहले ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय, फिर शिवालिक पाया जाता है। शिवालिक के बाद मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान होता है। तो जब अब ये पर्वत के बाद मैदान आता है तो यहाँ पे नदियाँ आती हैं तो अपरदन करती जाती हैं। अब इस अपरदन से कुछ खड्डों का निर्माण हो जाता है, तो खड्डे क्या कहलाते हैं? चो कहलाते हैं। जैसे अपने यहाँ ये चंबल नदी जब अपरदन करती है तो उसको बीहड़ कहा जाता है, तो उसको यहाँ पे इसको सी कहा जा रहा है। अब है अगला, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तब हम जान रहे जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है वो अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की संभावना कहाँ है? तो अब देखिए ये भारत हुआ। अब भारत में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? सबसे पहले हम देखते हैं ये पाया तो जा रहा है केरल में और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में पाया जा रहा है। तो अभी केरल में पाया जा रहा है तो सर्वाधिक पाने की संभावना कहाँ हो जाएगी? पश्चिम घाट में हो जाएगी। लेकिन अब देखिए हॉर्नबिल का क्या क्या हो जाएगा? पाया तो जा रहा है केरल और अरुणाचल में, लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है नागालैंड में। तो पाया जाएगा केरल अरुणाचल में, हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा नागालैंड में। और इसका ये अरुणाचल प्रदेश का और केरल का ये राष्ट्रीय पक्षी भी है, ये राजकीय पक्षी भी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले कि भारत में ज़्यादातर भूकंप हिमालय क्षेत्र में घटित होते हैं, ठीक है।
फिर क्या बोल रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में उत्तर पश्चिम हिमालय भूकंपों के लिए अधिक सुभेद्य है, दूसरा कथन हो गया। तीसरा क्या है, प्रायद्वीप भारत में भूकंप विमुक्त क्षेत्र है। जो प्रायद्वीपी भारत है अपना वो भूकंप विमुक्त क्षेत्र है। अब है अगला कि इलाहाबाद 1819 में भूकंप का परिणाम था। जो इलाहाबाद 1819 के भूकंप का परिणाम था। ठीक है, अब इसमें हम कथन कौन कौन से सत्य हैं वो देखना है। तो इसमें सत्य कथन कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए। सबसे पहले अधिकांश भूकंप तो हिमालय क्षेत्र में घटित होते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अभी नवीन वलित पर्वत है और जैसे जैसे इसमें वलन पड़ता है या भूस्खलन वगैरह होता है तो अक्सर इसमें भूकंप आते रहते हैं। यहाँ पे वहाँ पे जैसे ये भाखड़ा नांगल बांध वगैरह कोई परियोजनाएं निर्मित कर दी जाती हैं तो इस वजह से वो भूमि पर दबाव पड़ता है और जो प्लेटें रहती हैं, जो यूरेशियन प्लेट है वो टकराती है, जिस वजह से भूकंप आता रहता है। दूसरा क्या है कि उत्तर पश्चिम जो ये इधर का क्षेत्र है, ये कश्मीर साइड का, पंजाब साइड का, इधर भूकंप के लिए अधिक सुभेद्य है, क्योंकि यहाँ पे ही तो मेन निर्मित हुआ है हिमालय और यहीं पे अभी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, निर्मित हो रहा है, इस वजह से ये अधिक सुभेद्य है। ये भी सही है। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत एक भूकंप विमुक्त क्षेत्र है, तो भूकंप विमुक्त कहना सही नहीं। यहाँ पे इसकी जो बारंबारता है वो कम है और कम तीव्रता के आते हैं, पर पूरी तरह से विमुक्त नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के जो लातूर में आया था वो भूकंप हो गया, फिर ये भुज वाला भूकंप भी हो गया, तो बड़े बड़े भूकंप भी ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आ चुके हैं, इसलिए इसको विमुक्त नहीं कहा जा सकता है। फिर अगला, इलाहाबाद 1819 के भूकंप का परिणाम। जो इलाहाबाद पे आया था ये भूकंप, वो बांध के कारण निर्मित हुआ था, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लेकिन इसमें गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब ये ऑप्शन दिया कहाँ कहाँ के, पहला दूसरा चौथा सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर है अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें शैल गैस संसाधन पाए जाते हैं। तो जो शैल गैस है वो किसमें पाई जा रही है, तो ऑप्शन दिया है कावेरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो इन तीनों में कौन कौन सी जगह शैल गैस पाई जा रही है, तो इसमें पाई जाएगी सभी क्षेत्रों में। कावेरी नदी में भी पाई जाती है, कॉम्बे बेसिन में भी पाई जा रही है, कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन में भी पाई जा रही है, तो ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर भारत के जलवायु का वर्गीकरण डब्ल्यू कोपेन द्वारा 9 क्षेत्रों में विभाजित करके किया गया, जिनमें उष्णकटिबंधीय मानसून एएस, उष्णकटिबंधीय मानसून को एएस के नाम से जाना जाता है, वो भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो एएस क्षेत्र कौन सा है, एएस क्षेत्र बताइए आप। तो इसमें अपना एएस क्षेत्र हो जाएगा कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये जो केरल का कोरोमंडल तट है वो एएस क्षेत्र में पाया जाता है, और एएस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मतलब ये गर्म क्षेत्र भी है और साथ में मानसूनी वर्षा यहाँ प्राप्त करता है, तो ये एएस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब है अगला प्रश्न, हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक, वर्धा और इंद्रावती, इन दोनों में गोंडवाना कोयले के भंडार है, तो वर्धा और इंद्रावती में गोंडवाना कोयले के भंडार हैं। कच्छ में जुरासिक कोयले के भंडार हैं। फिर तीसरा क्या है कि तमिलनाडु तथा केरल में मुख्य रूप से लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में कोयला नहीं पाया जाता है। तो ये 4 इसमें कथन दिए जा रहे हैं। पहला क्या बोल रहा है, पहला इसमें बोल रहा है कि वर्धा तथा इंद्रावती में गोंडवाना कोयले के भंडार हैं, तो ये ऑप्शन तो इसमें सही हो जाएगा। फिर कच्छ में जुरासिक युग के कोयले के भंडार हैं, ये भी सही हो जाएगा। फिर तमिलनाडु तथा केरल में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ये बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो नवेली ये कोयले की खान है वो तमिलनाडु में ही पाई जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर अगला, अरुणाचल प्रदेश में कोयला नहीं पाया जाता है, तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में कोयला नहीं पाया जाता है, यहाँ कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2, 3 जिसमें सही होगा, और 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सॉरी। फिर है अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र कहाँ पाया जाता है। तो समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र कहाँ पाया जा रहा है, समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र पाया जा रहा है विजिंगम तिरुवनंतपुरम में। तो विजिंगम तिरुवनंतपुरम में पाया जा रहा है समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब है अगला
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों को घटते क्रम में, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे कहाँ पाई जा रही है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में पाई जा रही है। तो ये, और फिर किस में पाई जा रही है, फिर हो जाएगी आपकी बिहार हो जाएगी, फिर असम में, फिर उड़ीसा में। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिया है, चौथा सबसे पहले नंबर पे, तो केवल ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3, तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा। अब अगला, दूसरी हरित क्रांति के संबंध में सत्य कथन क्या है। तो दूसरी हरित क्रांति के संबंध में सत्य ऑप्शन क्या क्या दिया है कि यह है टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है, बढ़ती खाद्य कीमतों को नियंत्रित करना है, फिर जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा आपको ये बताना है। तो हम 3 ऑप्शन देख रहे हैं कि टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है। फिर बढ़ती खाद्य कीमतों को नियंत्रित करना, ये भी इसका दूसरी जब हरित क्रांति है तो इसका उद्देश्य रहा है, ये भी सही है। फिर अब देखिए, पहली हरित क्रांति में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया गया, सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता पड़ी, जिससे भूमि जल का ज़्यादा दोहन हो गया। तो जब दूसरी हरित क्रांति लाई गई तो उसका उद्देश्य ये बनाया गया कि रासायनों का प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम किया जाएगा, जैविक खाद का प्रयोग किया जाएगा, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, खाद्य कीमतें जो बढ़ रही हैं उनको कम किया जाएगा, और टिकाऊ दृष्टि मतलब ये सतत कृषि की जाएगी, टिकाऊ कृषि की जाएगी, ताकि बहुत ज़्यादा भूमि पे भी दबाव ना पड़े, पर्यावरण पे भी दबाव ना पड़े, हम उत्पादन को भी कर सकें। तो इसलिए ये तीनों ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें खनिज दिया, खनिज से संबंधित खदान दी हुई है। तो इसमें इससे संबंधित खदान है, मैग्नीज की बेलाडीला बोल रहा है। तो और दूसरा क्या बोल रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर बॉक्साइड का लोहरदगा बोल रहा है, लोहरदगा हो गई। फिर तीसरा क्या बोल रहा है लोहा का कोडरमा, अभ्रक का तालचेर। तो ये आप देख रहे हैं कि मैग्नीज, लोहा, अभ्रक, ये तीनों की खदानें सुमेलित नहीं है। केवल सुमेलित कौन सी है, इसमें सुमेलित है केवल ये बॉक्साइड की लोहरदगा बस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है बुलंदी बाग प्राचीन स्थल कहाँ है। तो जो बुलंदी बाग है वो कहाँ है, बुलंदी बाग स्थित है आपका, बताइए। ये पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब है अगला, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी क्या कहलाती थी। तो जो ऋग्वैदिक में 2 संस्थाएं पाई जाती है, एक सभा और एक समिति पाई जाती है, और अब इनमें दोनों के कार्य अलग अलग थे। तो न्यायिक कार्य कौन सी सभा कर रही थी, ये न्यायिक कार्य करने से संबंधित जो जनसभा थी उसका नाम था सभा। तो न्यायिक कार्य सभा करती थी, ये होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है अगला, कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, गुप्तकालीन मंदिरों हेतु हो गया, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, जैन मंदिरों हेतु। तो कालसी में क्या पाया जा रहा है, अशोक के शिलालेख पाए जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता है। तो एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो ये बताइए आप। तो एका ब्राह्मण प्रयुक्त हो रहा है ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। ये सातवाहन वंश का शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसके लिए एका ब्राह्मण शब्द भी प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है खांडगिरी और उदयगिरी की गुफाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये कहाँ पाई जा रही है, विदिशा में पाई जा रही है। अब सही क्या है कि इनमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं पाई जाती हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि उदयगिरी में 18 और खांडगिरी में 15 गुफाएं हैं, और खांडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसमें 3 कथन दिए, बताना सही कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये पहला क्या बोला है, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। फिर उदयगिरी में 18, खांडगिरी में 15 गुफाएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो हाथी गुम्फा शिलालेख है वो खांडगिरी गुफा में नहीं पाया जा रहा है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो केवल सही 1 और 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब है अगला, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसके प्रांगण में एक लौह स्तंभ स्थित है, वो किसकी स्मृति में है,
तो ये सही हो जाएगा राजा चंद्र, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका संबंध बताया जाता है जो ये अपने उज्जैन के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, मतलब जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उनसे उसका संबंध बताया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसलिए उनको कहा जाता है कि चंद्र की स्मृति में भी है। फिर अगला है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, तो कुरल किस भाषा में है, ये इसकी भाषा हो जाएगी तमिल, तो कुरल तमिल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है जो धार्मिक कविताओं का संकलन है। फिर अगला, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किससे निरूपित करता है, तो ये मध्यकालीन शब्दावली है एक कि अर्घट्टा, और वो आर्थिक इतिहास से संबंधित, तो उसका संबंध किससे बताइए आप, तो उसका संबंध हो जाएगा भूमि में सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है, तो भूमि सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है अर्घट्टा। फिर है अगला, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चित्रकला से संबंधित है, तो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर वीर भारत समाज किसने स्थापित किया था, वीर भारत समाज किसने स्थापित किया था, ये स्थापित किया था विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अगला, ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन का संबंध किससे है, ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन का संबंध किससे है, ये हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक पहल, ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक पहल से संबंधित है ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन। अब अगला, हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री मेघा रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है, तो मेघा रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है ये तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की स्थापना किस देश में और कब आयोजित की गई, 46वां सत्र कहाँ मनाया गया है, यह आयोजित किया गया है अपने भारत में जुलाई 2024 में, तो यूनेस्को का 24वां सत्र जुलाई 2024 में भारत में आयोजित किया गया है। फिर वैश्विक भूख सूचकांक या भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत को किस वर्ग में रखा गया है, तो इसको रखा गया है गंभीर वर्ग में, तो भारत की स्थिति भूखमरी सूचकांक में उचित नहीं है, तो बी हो जाएगा। फिर डेनियल नोबोआ को हाल ही में कहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया, तो डेनियल नोबोआ कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये हो जाएंगे इक्वाडोर के, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अभी हाल ही में 17 फरवरी 2024 को ऑन द स्पॉट क्विज का आयोजन प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, तो ऑन द स्पॉट क्विज का आयोजन कहाँ किया गया है, ये किया गया है वन विहार में, तो वन विहार भोपाल में ऑन द स्पॉट क्विज का आयोजन किया गया है। फिर पीएम उषा योजना की शुरुआत कब की गई है, तो पीएम उषा की योजना की शुरुआत कब की गई है, तो ये की गई है आपका बताइए 22 फरवरी 2024 को, पीएम उषा योजना की शुरुआत 22 फरवरी 2024 को। अब है अगला, प्रश्न, हाल ही में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन का कौन सा क्रम था, तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का क्रम हो जाएगा आपका, ये इंदौर जिले में आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया था, फरवरी 2023 में, तो ये सही हो जाएगा सी 17वां, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया गया था, तो अंतिम वाला ये इंदौर में आयोजित किया गया 17वां क्रम, जबकि G20 कौन से क्रम का था, ये 18वें क्रम का था, G20 का क्रम 18वां था, प्रवासी का क्रम 17वां था जो इंदौर जिले में आयोजित किया गया था। अब देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज कहाँ बनाया गया, तो क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है अशोकनगर में चंदेरी के आसपास होगा, तो क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज अशोकनगर में है। फिर मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना की शुरुआत कब हुई है, तो मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना शुरुआत की गई है 9 सितंबर 2023 को, 9 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना है। फिर कुटिया पटेल की जनजाति के लिए जनजाति के सम्मानजनक लोगों को कहा जाता है, तो ये अपने प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न है, ये संभवतः 21 में आया था 2021 में, तो ये सहरिया जनजाति के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को
कुरुख कहते हैं। तो कुरुख कौन स्वयं को कह रहे हैं? तो कुरुख कह रहे हैं हल्बा जनजाति के लोग। सॉरी, ये कह रहे हैं, हाँ, इसको उरांव जनजाति के, सॉरी मैं इसको देख ही नहीं थी, ये उरांव जनजाति के लोग स्वयं को कुरुख कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उरांव जनजाति स्वयं को कुरुख कह रही है। फिर है निम्नलिखित में से पंचधारा योजना का उद्देश्य क्या है? तो पंचधारा योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है जनजाति क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से दूर करना, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के कल्याण व विकास, अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण व विकास हेतु पंचधारा योजना शुरू की गई है। फिर उजरी मांदी एक क्या है? तो उजरी मांदी ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बैगा जनजाति में प्रचलित प्रथा है, ये उजरी मांदी है ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर हरि सिंह और जयलाल भरावी का संबंध किस जनजाति से है? तो हरि सिंह और जयलाल भरावी का संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा बैगा जनजाति से। किस जनजाति से? बैगा जनजाति से। फिर है रानी फूल कुंवर का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये किससे संबंधित है? रानी फूल कुंवर ये संबंधित है 1857 की क्रांति से। तो 56 का बी हो जाएगा। अब ये क्या था कि जो ये राजा शंकर शाह थे, रघुनाथ शाह थे, उनको तोप के मुंह में बांध के सजा दी गई थी, उड़ा दिया गया था। फिर उसके बाद उनकी रानी फूल कुंवर थी, उन्होंने आगे इस क्रांति का संचालन किया था। फिर है अगला, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा डोहिया नृत्य किया जाता है? तो डोहिया नृत्य कौन कर रहा है? डोहिया नृत्य किया जा रहा है भील जनजाति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस जनजाति में लिंगो कथा का प्रचलन? तो लिंगो देव किसके देवता हैं? ये देवता हैं गोंड जनजाति। तो लिंगो कथा का प्रचलन गोंड जनजाति में हो जाएगा। फिर मवासी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो मवासी जनजाति कहाँ पाई जा रही है? ये पाई जा रही है छिंदवाड़ा में। क्योंकि मवासी किसकी उपजाति है? ये कोरकू की उपजाति है। कोरकू का क्षेत्र बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और ये हरदा वगैरह में है, तो इस वजह से मवासी जनजाति छिंदवाड़ा में पाई जा रही है। मध्य प्रदेश में खराद कला का केंद्र क्या है? तो खराद कला कहाँ पाई जा रही है? तो रीवा, बुधनी, श्योपुर, तीन ऑप्शन दिए और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही जिलों में पाई जा रही है। रीवा, बुधनी और श्योपुर तीनों में खराद कला पाई जाती है। फिर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो जो अपनी वर्चुअल मेमोरी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है डिस्क स्पेस पर, डिस्क में कितना स्पेस है उस पे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन LTE और वाईमैक्स निम्नलिखित में से किस मोबाइल जनरेशन की प्रौद्योगिकी है? तो LTE और वाईमैक्स किसकी तकनीकी है? ये तकनीकी हो जाएगी चौथी जनरेशन की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है रोबोट के विकास की तीसरी पीढ़ी बुद्धिमान रोबोट के युग की शुरुआत है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है कि रोबोट के विकास की तीसरी पीढ़ी जो है वो बुद्धिमान रोबोट के युग की शुरुआत है। फिर है यह पीढ़ी सेंसर युक्त नियंत्रण रोबोट की पीढ़ी के रूप में संदर्भित की जाती है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। अब है अगला क्वेश्चन, रोबोट की लांबिक संधि को क्या कहा जाता है? तो लांबिक संधि को क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है ओ संधि। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है लैम्डा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। तो लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है सिस्को के ई गवर्नेंस सेवा का परिपक्वता मॉडल को कितने चरणों में बांटा गया? तो जो सिस्को के ई गवर्नेंस मॉडल के परिपक्वता मॉडल को कितने चरणों में बांटा गया है? ये 3 चरण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है एपिक नामक वेब ब्राउज़र किसने डेवलप किया है? तो जो एपिक नामक वेब ब्राउज़र उसको डेवलप किसने किया है? ये डेवलप किया है हिंडन रिफ्लेक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रूट किट क्या है? तो रूट किट क्या है? रूट किट हो जाएगा एक प्रकार का प्रोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
रोड की टेक प्रकार का प्रोग्राम है। फिर भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी सही है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा नीतिगत उपाय अपनाया गया है? ये अपनाया गया है सबसे पहले तो पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है, फिर बफर स्टॉक का रख रखाव है, ये भी सही है। तो जो पीडीएस है, पीडीएस हो गया और एमएसपी हो गया, बफर स्टॉक हो गया, ये तीनों ही सही हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो जैसे सारी फसलें हो गई उनके लिए तो एमएसपी निर्धारित की जाती है उनके उचित मूल्य के लिए, लेकिन जो गन्ने की फसल है उसके लिए अलग से ये इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा इसका निर्धारित किया जाता है। इसके लिए एफपीए निर्धारित किया जाता है, एफपीए निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से। उसको निर्धारित कौन कर रहा है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला, भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित साधनों में से किसका प्रयोग करती है? तो मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हो जाएंगे पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है सहकारी ऋण, बैंक रेट, लोक राजस्व, मुक्त बाजार संक्रियाएं। तो मौद्रिक नीति किस में क्या क्या है? ये बैंक रेट है और ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो इसको बैंक रेट तो है ही, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो ये दोनों मौद्रिक नीति से संबंधित इसके उपकरण हो जाएंगे। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्रायः समाचार पत्रों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहते हैं? तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये किससे संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगा आपके आसियान से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आसियान से। आसियान की स्थापना 1967 में हो रही है और ये दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनमें पहले तो 10 देश थे, फिलहाल में एक तिमोर लेस्टे जुड़ा है, तो 11 देशों का एक समूह है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में वनस्पति घी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है? तो वनस्पति घी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? ये हो जाएगा अपने विदिशा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर भारत में ये जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल है उसको महारत्न का दर्जा कब दिया गया? तो ये भी अपना प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, 2021 में संभवतः आया था ये। तो इसको दर्जा कब दिया गया? 2013 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर डिंडोरी जिले में ओडीओपी के तहत किस उत्पाद को चुना गया? तो डिंडोरी जिले में ओडीओपी के लिए चुना गया है, ये हो जाएगा कोंदो कुटकी। डिंडोरी मंडला ये मिलेट्स यहाँ पे अच्छी मात्रा में उत्पादित होता है। जो ये लहरी बाई हैं वो भी डिंडोरी जिले से हैं, जिनको मिलेट क्वीन भी कहा जाता है। तो वहाँ कोदो कुटकी को ओडीओपी के रूप में चुना गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर JW3020 और JWS17 सुजाता लोक-1 ये किस फसल की किस्में हो? तो सुजाता लोक-1, JW3020 और JWS17 ये किसकी किस्में हो जाएंगी? तो ये किस्में गेहूं के। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि फसल और उनके अग्रणी उत्पादक जिले हैं, इनको कौन कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो क्या बोल रहा है कि गेहूं का बालाघाट बोल रहा है, तो ये तो सही नहीं है यहाँ पे। फिर चावल का होशंगाबाद बोल रहा है, ये भी सही नहीं है। प्याज का खंडवा बिल्कुल सही है। मिर्च का खरगोन, ये तो बहुत बड़ी मंडी ही बेड़िया मंडी लगती है खरगोन में, तो प्याज और खरगोन के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। फिर ये गेहूं के लिए तो ये आपका ये पूरा मालवा क्षेत्र हो गया, थोड़ा सा बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, वो प्रसिद्ध है। और ये विदिशा सीहोर में तो सरबती गेहूं ही पाए जाते। चावल के लिए तो अपना बालाघाट और बघेलखंड के आसपास का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये दोनों ऊपर वाले ही गलत हो जाएंगे और प्याज और मिर्च के लिए सही हो जाएगा। फिर है
झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की? तो ये यहाँ पे अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि नाम तो झाबुआ है इसका, लेकिन ये है कहाँ? ये सिवनी में है। तो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? सिवनी पे। झाबुआ पे ना होके सिवनी पे है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित दो कथन दिए हैं, एक कथन है और एक उसका कारण है, उसमें क्या सही बताना है। तो सबसे पहले चार्टर अधिनियम 1953 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब इसका कथन क्या, कारण क्या बता रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतया समाप्त कर दिया और सीधे शासित भारत की जिम्मेदारी संभाली। तो अब इसमें क्या बताना है, सही कौन सा है? तो सही क्या है इसमें? इसमें सही हो जाएगा, सबसे पहले तो बोल रहा है कि चार्टर अधिनियम 1953 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये पूर्णतः समाप्त नहीं किया था, ये 20 वर्षों के लिए कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। फिर भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी का वो समाप्त कर दिया था शासन। अब शासन किसका आ गया था? क्राउन का शासन आ गया था। तो ये ऑप्शन आर सही, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ए तो गलत है लेकिन आर सत्य है। तो अगला क्वेश्चन है 82, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले जो ये महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हो रहा है। फिर दूसरा क्या है, महान्यायवादी का वेतन संविधान द्वारा तय किया गया है। फिर क्या है, महान्यायवादी को निष्कासित करने की प्रक्रिया और आधार संविधान में अच्छी तरह से विस्तृत है। तो इनमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला कि ऊपर क्या बोला कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है। तो पहला तो हम जान रहे हैं सही कि महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन वेतन संविधान में तय नहीं किया गया है, इसको समय समय पर संसद द्वारा तय किया जाता है, और राष्ट्रपति तय करता है। फिर महान्यायवादी को निष्कासित करने की प्रक्रिया और आधार संविधान में अच्छी तरह से वर्णित है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पे सही नहीं है। तो ये हो जाएगा केवल 2 और 3, एक सही है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मूल अधिकार का क्षेत्र उनका कौन सा है? सबसे पहले संघीय विवादों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र में है। फिर अगला क्या स्टेटमेंट है? अगला स्टेटमेंट है राजनीतिक प्रकृति के प्रश्न अनन्य मूल अधिकार के क्षेत्र में शामिल हैं। फिर तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया हुआ है केंद्र या राज्य के खिलाफ एक निजी नागरिक के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाए गए एक मुकदमे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विवेकाधिकार के अधीन अपने विशेष मूल अधिकारों के तहत विचार किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। तो गलत कौन कौन से हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे आपके, सबसे पहले तो बोला ये दूसरा कि राजनीतिक प्रकृति के प्रश्न अनन्य मूल अधिकार में आते, तो ये बिल्कुल गलत है कि राजनीतिक प्रकृति के प्रश्न मूल अधिकार में नहीं आएंगे। वो जो नागरिकों के अधिकारों के हनन से के मामले वो आएंगे मूल अधिकार में, तो ये भी गलत हो गया। फिर केंद्र या राज्य के खिलाफ एक निजी नागरिक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाए गए मुकदमे पर जो सुप्रीम कोर्ट है अपने विवेकाधिकार के अधीन अपने विशेष मूल अधिकार के तहत विचार किया जा सकता है। भाई जो केंद्र व राज्य के खिलाफ आएंगे मुद्दे वो मूल अधिकार के मामले में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो कथन नंबर दूसरा भी गलत है। केवल सही कौन? तो ये इसके अनुसार दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा, तो बी सही है। अब इसमें सही क्या था? पहला वाला क्या सही था कि संघीय विवादों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास अनन्य मूल अधिकार है। भाई संघीय मामले जो रहते हैं केंद्र और राज्यों के, राज्य और राज्यों के, केंद्र राज्य और राज्य रहेंगे, इन सब के पास इसका अनन्य मूल अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बस सही रहेगा। तो इसका सही क्या है? इसका सही है बी नंबर। फिर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत जहाँ कुछ प्रावधानों के अपवाद के साथ निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की अधिकतम अवधि क्या है? तो जब अनुच्छेद 22 के तहत हम अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको हिरासत में कितने दिन तक रखेंगे? उसको हिरासत तक रखने की अधिकतम अवधि कितनी है? अधिकतम अवधि है आपकी ये 3 माह है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 माह तक रख सकते हैं। फिर है भारत में हड़ताल के अधिकार की
क्या स्थिति है। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को उपलब्ध मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध वैधानिक अधिकार है, ना मौलिक अधिकार है ना वैधानिक अधिकार है। तो इन चारों में हड़ताल के अधिकार के संबंध में सत्य कथन क्या है। सत्य कथन ये है कि ये केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध वैधानिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं। हड़ताल करने का, शांतिपूर्वक किसी सभा को आयोजित करने का अधिकार है, वो भी हथियारों के बिना। और हड़ताल करने का अधिकार केवल वैधानिक अधिकार है। ये चाहे तो सरकार इसको अगर स्थितियाँ कुछ विपरीत रहती हैं तो उसको वापस भी ले सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण किया था तब अपने यहाँ के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या किया। तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या किया गया है। ये किया गया है जनजाति कार्य विभाग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनजाति कार्य विभाग है। फिर है मध्य प्रदेश की नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 105 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत है। तो एक अधिनियम में कौन सा है, नगर पालिका अधिनियम 1961, उसकी धारा कौन सी 105 है। उसमें स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है। तो स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सरकारी अनुदान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला, मध्य प्रदेश विधानसभा का नया भवन भोपाल के किस हिल्स में बना है। तो विधानसभा का नया भवन किस हिल्स में बना है, ये बना है अपने ये श्यामला हिल्स में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नवीन विधानसभा भवन भोपाल के मुख्य द्वार की संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वार की समान बनाई गई है। तो ये बनाई गई है सांची के द्वार के समान। तो जो नवीन विधानसभा भवन है उसकी संरचना सांची के द्वार के समान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर है रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि, सबसे पहले क्या हो जाएगा, विरूपक बल नहीं लगता, अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, यह रबर से कठोर होता है, इसका विरूपक बल बहुत आसान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, इसलिए रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। नौसादर का व्यापारिक नाम क्या है। तो नौसादर का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड नौसादर का व्यापारिक नाम है। अब आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहला रही है, ये कहलाएगी आपकी अनुवादक का ये सामान्यतः नाम ट्रांसलेशन आता है, हिंदी में भी ट्रांसलेशन लिखा रहता है। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। UR राव उपग्रह केंद्र कहाँ है। तो UR राव उपग्रह केंद्र कहाँ है, ये आपका अवस्थित है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अमेजोनिया सैटेलाइट 1 किस देश से संबंधित है। तो अमेजोनिया सैटेलाइट किस देश से संबंधित है, ये संबंधित है आपके ब्राज़ील से हो जाएगी। अमेजन के जंगल भी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो उसने जब अपनी सैटेलाइट लॉन्च करी तो उसका नाम अपने क्षेत्र के नाम पे रखा, अमेजन के नाम पे। तो अमेजोनिया सैटेलाइट ऑप्शन नंबर ए। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला है प्लूमर रोग किस हार्मोन के कारण होता है। तो प्लूमर रोग किस हार्मोन के कारण हो रहा है, ये आपका हो रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। फिर है काला गहन, तो ये इसका कार्य क्या है, काला गहन का कार्य क्या है। तो इसका कार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये तो सुनना भी हो जाएगा, ध्वनि उत्पादन सुनना हो जाएगा और संतुलन में सहायक। तो ये ए और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है क्राई टू चैट सिंड्रोम की खोज किसने की है। तो इसकी खोज कर रहे हैं लिजुअन ने। तो ऑप्शन नंबर लिजियन ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये हो जाएगी आपकी वाशिंगटन DC USA में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर हैदराबाद घोषणा का संबंध किससे है। तो हैदराबाद घोषणा का संबंध किससे हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आईची लक्ष्य। तो आईची जो टारगेट्स बनाए गए, लक्ष्य बनाए गए, उसका संबंध हैदराबाद घोषणा से है। तो ये अपने सारे क्वेश्चन रहे FLT के। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी स्कोर आए हैं उसको आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि पता रहे किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्या स्थिति है। बाकी थैंक यू।